Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to take a very eminent poet John Donne and his poem Go and Catch a Falling Star. It is a lyric या it is a song. देखिएगा आज हम जो पोएम लेने जा रहे हैं Go and Catch a Falling Star. ये एक लिरिक है जो लिखा गया था जॉन डन के द्वारा। जॉन डन ने इस लिरिक को लिखा और ये लिरिक पब्लिश हुआ था। जॉन डन का एक वॉल्यूम है, पोएम्स का कलेक्शन है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1673 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ जॉन डन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जॉन डन की पर्सनल लाइफ क्या रही उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जॉन डन का बर्थ कब हुआ, जॉन डन की डेथ कब हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जॉन डन की सबसे पहले बॉर्न, जॉन डन का जो जन्म हुआ वो कब हुआ। जॉन डन वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 में। 22 जनवरी 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ और इसकी डेथ हुई 31 मार्च 1631 में। इस तरीके से इनकी लाइफ स्पैन रही 59 ईयर्स। जॉन डन का जो लाइफ है, जॉन डन की लाइफ बहुत ही मिजरेबल रही, बहुत ही एक इस तरह की स्टेप उठा लिया गया जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का उसको सामना करना पड़ा। उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ। 31 मार्च 1671 में इनकी डेथ हो गई। इनके जो फादर थे, फादर का नाम भी जॉन डन था और मदर का नाम जो था, मदर थी इनकी एलिजाबेथ हेवुड। मदर का नाम था। ओके, ठीक है, एलिजाबेथ हेवुड इनकी मदर थी। हिज फादर was died. His father died. His father's death, his father उसके पिता की, his father died in 1576 after the 4 years of his birth. 4 years of his birth। और इसके जन्म के केवल 4 साल बाद ही इसके फादर की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ओके, तो जॉन डन 22 जनवरी 1572 में जॉन डन का जन्म हुआ। 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। जॉन डन फादर का नाम, एलिजाबेथ हेवुड इनकी मदर का नाम था और इसका जो पिता जो था जॉन डन, उनकी भी डेथ हो गई 1572 में आफ्टर द 4 years ऑफ हिज बर्थ, उनके 4 साल के बाद ही। उसके बाद में जो एलिजाबेथ हेवुड है वो रीमैरिज कर लेती है, किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है। तो इनका खुद का जो फादर था उसका भी इनको संरक्षण नहीं मिल पाया और ये बिलोंग टू अ रोमन कैथोलिक फैमिली। रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। कैथोलिज्म में विश्वास करते थे। स्टार्टिंग एज में इनकी जो फैमिली जो थी वो रोमन कैथोलिक थी, कैथोलिज्म में विश्वास करती थी। अब सबसे पहले हम जानेंगे कैथोलिज्म क्या होता है
कैथोलिज्म होता है सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, गॉड की सुप्रीमेसी होती है, गॉड को सर्वोच्च माना जाता है, गॉड्स एग्जिस्टेंस, गॉड्स के अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी जो दी जाती है गॉड के किसको दी जाती है, गॉड के एग्जिस्टेंस को, गॉड के अस्तित्व को प्राइवेसी दी जाती है। और ये क्या होता है, और जो कैथोलिक्स होते हैं, कैथोलिक फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गॉड, और गॉड की टीचिंग्स को, गॉड के उपदेशों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। गॉड जिसको अपन कह सकते हैं जीसस, अर्थात बाइबल में ये विश्वास करते थे, बिलीव्ड इन बाइबल, वो बाइबल में विश्वास करते थे। कौन? कैथोलिक जो होते थे वो जीसस गॉड की टीचिंग्स को फॉलो करते थे, गॉड के एग्जिस्टेंस को फॉलो करते थे, सुप्रीमेसी मानते थे। किसकी सुप्रीमेसी किसकी होती थी? गॉड की होती थी, वो थी कैथोलिज्म। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो जन्म हुआ था जॉर्डन का, वो 1572 में हुआ। कब हुआ? 1572 में। और एक एज चल रहा था 1558 से लेकर 1603 तक। ये पीरियड था एलिजाबेथन पीरियड। हिस्ट्री में इसको जानते हैं। एलिजाबेथन पीरियड को ही एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि इस समय एलिजाबेथ जो थी वो कैथोलिक में बिलीव नहीं करती थी, ये बिलीव करती थी चर्च ऑफ इंग्लैंड में। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था वो अपोज करता था किसका? कैथोलिज्म का। वो गॉड को सुप्रीमेसी, गॉड को नहीं माना जाता था। ये यहाँ एलिजाबेथ जो सुप्रीमेसी मानती, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को सुप्रीमेसी मानते थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो इन्हें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। जॉर्डन स्टार्टिंग में कैथोलिक फैमिली से बिलोंग किए, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि इनको कैथोलिज्म की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से दैट इज़ वाई ही एडॉप्टेड एंगेलियन। तो उन्होंने जेम्स फर्स्ट के कहने पर चर्च ऑफ इंग्लैंड को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद वो बाद में चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट भी रहे 1675 में, 1615 में, सॉरी 1675 में नहीं, 1615 में, 1615 में उन्हें प्रीस्ट भी बनाया गया। किसमें? इन चर्च ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है, इस तरीके से। और देखिएगा और क्या हुआ इनकी लाइफ में। ऐसा कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, और कैथोलिज्म है वो गॉड ऑफ सुप्रीमेसी की गॉड को मानते थे। इसके बाद देखिएगा इन्होंने स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की, बट ही कुड नॉट गेट डिग्री, लेकिन डिग्री इनको नहीं मिल पाई ड्यू टू कैथोलिज्म की वजह से इनको डिग्री नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ पर एक ओथ लेनी होती थी सुप्रीमेसी की। एक ओथ लेनी होती थी जब डिग्री लेते थे, ओथ ऑफ सुप्रीमेसी। और सुप्रीमेसी किसकी होती थी? चर्च की सुप्रीमेसी की क्या लेते थे? ओथ लेते थे जब डिग्री मिलती थी। तो वो कैथोलिज्म की वजह से वो ओथ नहीं ले पाए, इसकी वजह से इन्हें डिग्री नहीं मिली, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की, लेकिन स्टडी करने के बाद इनको डिग्री नहीं मिली। और डिग्री मिलने के पीछे एक इनका रिलीजन था जिसमें बिलीव करते थे, और इनकी फैमिली भी बिलीव उसी में करती हुई आ रही थी। तो ये कैथोलिज्म की वजह से डिग्री नहीं मिल पाई, क्योंकि डिग्री लेते समय इनको एक सुप्रीमेसी की ओथ लेनी होती थी, और वो ओथ थी, वो सुप्रीमेसी किसकी होती थी? चर्च की सुप्रीमेसी होती थी। किस पर? कैथोलिज्म पर। तो ये इनके बिल्कुल अगेंस्ट था, तो इसकी वजह से ये डिग्री नहीं ले पाए।
ये ध्यान रखना। इसके बाद में इन 1597 में ही इन्होंने ज्वाइन किया जॉब। एक जॉब इनको मिल गई ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल या प्राइवेट, जनरल नहीं कह सकते अपन, पर्सनल बोलो, पर्सनल या प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ जॉर्ज एगर्टन। जॉर्ज एगर्टन की यहाँ इनको एक जॉब मिली, वो एक पर्सनल सेक्रेटरी रहे, प्राइवेट सेक्रेटरी रहे जॉर्ज एगर्टन के, ठीक है ना। इन 1597 में इनको एक जॉब मिली, वो एक सेक्रेटरी की जॉब मिलती है। तो जॉर्ज एगर्टन जो थे, जॉर्ज एगर्टन की यहाँ इनको क्या मिली, एक जॉब मिल जाती है सेक्रेटरी की। जब ये जॉर्ज एगर्टन के वहीं रहते हैं तो वहीं एक मुलाकात होती है, और मुलाकात होती किससे, एने मूर से। एने मूर से उनकी मुलाकात होती है, एने मूर से इनकी मुलाकात होती है और सीक्रेटली उससे मिलते भी थे। धीरे धीरे उसके साथ इन्होंने क्या की, लव भी हो गया, फॉल इन लव विद एन मूर के साथ इनके साथ लव में पड़ जाते हैं। और बाद में ये छुपके से बिना किसी को बताए उससे शादी कर लेते हैं 1601 में। और इस शादी की वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स इनके सामने आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके सामने आई। तो ही मैरिड टू एन मूर से शादी कर ली इन 1601 में। और 1601 में ये एन मूर से शादी कर लेते हैं इन 1601 में, व्हेन शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड। वो उस समय उसकी एज थी 17 ईयर्स, केवल 17 साल की युवती थी, 17 ईयर्स ओल्ड थी वो। और उस समय एनमूर से ये शादी कर लेते हैं। और इस शादी की वजह से, एनमूर कौन थी, पहले मैं एनमूर बता देता हूँ। एनमूर वॉज द नीस ऑफ थॉमस एगर्टन, जिसके सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे कौन, जॉन्डन। थॉमस एगर्टन के यहाँ काम कर रहे थे, उसी की नीश होती है एन मूर, थॉमस मूर की बेटी होती है। और उस एन मूर से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, इलोप कर ले जाते हैं, उसको भगा के लेके चला जाता है। और वो 17 ईयर्स की थी कब, 1601 में। अब इस शादी की वजह से इसके पिताजी ने भी, एन मूर के पिताजी थे थॉमस मूर, उन्होंने इसका अपोज किया और इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस शादी को। तो इस शादी में ना तो उन्हें कुछ डॉरी मिली, ना कोई दहेज मिला, ना कुछ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके सामने खड़ी हो गई। इसी शादी की वजह से इनकी जॉब क्या हो गई, चली गई। इनकी जॉब भी क्या हो गई थी, चली गई थी। और इन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जॉन्डन, एक एपिग्राम में इन्होंने लिखा है, जॉन्डन रॉट टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए लिखा है। क्या लिखा है, आफ्टर लॉसिंग हिज जॉब, अपनी जॉब खोने के बाद इन्होंने अपनी वाइफ को लिखा था, क्या लिखा था, जॉन्डन एंडन एंड अंडन, ये लाइन लिखी थी इसको एक एपिग्राम में अपनी वाइफ को। जॉन्डन ने जब उसकी जॉब चली जाती है शादी की वजह से, जॉब भी वो खो देता है, तो जॉन्डन अंडन एंडन अंडन, ये लाइन लिखता है अपनी वाइफ को, किसको, एंड मूर को, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसी की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ गई, जेल में भी चले गए। बाद में होता क्या है कि 1602 में थॉमस जो मूर है वो इस शादी को एक्सेप्ट कर लेता है, उन्हें जेल से बाहर निकलवा लेता है। तो दिस कपल, ये जो कपल जो था, दे हैव लिव, दे हैड 12 चिल्ड्रन,
और उनके कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे, ठीक है ना, 12 बच्चे थे। आप देखिएगा 1601 में इनकी क्या होती है? शादी होती है। और एन मूर डाइट इन 1617 और 1617 में एन मूर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो 1601 और 1617 में कितना ईयर है? 16 ईयर्स का। तो 16 ईयर्स में लगभग इनके कितने बच्चे हुए? 12 चिल्ड्रन हुए। तो इस समय जो एनमूर का जो लाइफ जो थी, एनमूर की लाइफ ज़्यादातर मोस्टली उसकी लाइफ मोस्टली उसका टाइम जो पास हुआ वो प्रेगनेंसी में हुआ। तो बहुत सारी समस्याएं जी रही इस तरह से जॉन डन के सामने कि उनकी पत्नी प्रेगनेंसी में रहती थी, हर साल प्रेगनेंसी में, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे जो खर्चे वगैरह जॉन डन के ऊपर, तो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसके जॉन डन के ऊपर आ गया बहुत ज़्यादा। तो इस समय शादी के बाद बहुत सारा मतलब एक तरह मिजरेबल लाइफ हो गई थी किसकी? जॉन डन की, ठीक है ना। ये तो रही बात, ये जॉन डन ने अपनी वाइफ के बारे में कहा था। हाँ, और देखिएगा जब एक्सेप्ट कर लिया था, क्या कहते हैं, कैथोलिन के अपोजिट में हो गए थे, तो इन्होंने सर एज ए जॉन डन ने सर्व सेवा भी की एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे 2 टाइम्स। कितनी बार? 2 बार रहे थे, इन 1601 में एंड 1614 में ये 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे, ठीक है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम किया, 1601 में और 1614 में, ठीक है ना। और इसके बाद डन was known as monarch of Britain, और इनको मोनार्क ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा? थॉमस कैरी ने। डन को थॉमस कैरी ने क्या कहा? मोनार्क ऑफ ब्रिटेन। किसने इसको? डन आज वो नोन एज मोनार्क ऑफ ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है किसको? जॉन डन को। और वो किसने संज्ञा दी है? थॉमस कैरी ने अपने एक वर्क में जॉन डन को मोनार्क ऑफ ब्रिटेन कहा, ठीक है। अब देखिएगा कि जॉन डन किस एज से बिलोंग करते हैं। सबसे मेन बात है कि जॉन डन किस एज से बिलोंग करते हैं। तो डन बिलोंग टू ट्रांजिशन पीरियड, टू द एज ऑफ ट्रांजिशन एज से बिलोंग करते हैं। और ये ट्रांजिशन एज जो आती है बिटवीन the age of Shakespeare and the age of Milton, जैकोबियन की एज बोल सकते हैं। तो एज ऑफ मिल्टन और एज ऑफ शेक्सपियर के बीच जो ट्रांजिशन एज चला, उस ट्रांजिशन एज से बिलोंग करते हैं कौन? जॉन डन। वैसे हम कह सकते हैं स्पेशली बिलोंग टू जैकोबियन भी माना जाता है, जैकोबियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। जैकोबियन पीरियड का एज माना जाता है 1602 to 1625 तक का ये एज है। जैकोबियन पीरियड माना जाता है। इस समय जेम्स फर्स्ट फ्रांस के एक वो थे, जेम्स 6, वो जब कहाँ आए? इंग्लैंड में आते हैं, तो वहाँ जेम्स फर्स्ट के नाम से जाने जाते हैं। जेम्स फर्स्ट का जो रेन जो था, जो शासन जो था, वो जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो 1603 से 1625 तक ये रन हुआ। इसके बाद कैरोलाइन पीरियड आता है। वो कैरोलाइन पीरियड 1649 तक चलता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आता है। रेनेसा पीरियड को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एज ऑफ शेक्सपियर, जिसको हम बोलते हैं एलिजाबेथन पीरियड, ये 1558 से लेकर 1603 तक है। उसके बाद जैकोबियन पीरियड आता है 1603 से लेकर 1625 तक। उसके बाद आता है कैरोलाइन पीरियड। कैरोलाइन पीरियड आफ्टर द नेम ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर उसका नाम पड़ा। 1625 टू 1649 और 1649 टू 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड चला, ठीक है। इस तरह के रेनेसा पीरियड को क्या किया है? डिवाइड किया गया है। तो स्पेशली बिलोंग टू जैकोबियन पीरियड में भी
जाना जाता है, लेकिन मेनली जो ट्रांजिशन पीरियड था, तो ट्रांजिशन पीरियड के लिए जाना जाता है किसको, ठीक है ना, जैकोबियन पीरियड के लिए। ट्रांजिशन एज से बिलोंग करते हैं, तो एज ऑफ मिल्टन, जो मिल्टन का एज होता है 1625 से शुरू होता है एज ऑफ मिल्टन, और 1660 तक चलता है, प्यूरिटन एज बोल सकते हैं उसको। अब मेनली बात आती है कि जॉन डन was a metaphysical poet। कैसा पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट के रूप में पॉपुलर हुए जॉन डन। 20वीं सेंचुरी में खूब मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत ज़्यादा देखने को मिला इफेक्ट। तो जॉन डन वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। अब जॉन डन was the founder एंड फादर भी कह सकते हैं, फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, ठीक है ना। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फादर किसको माना जाता है, जॉन डन को माना जाता है। अब मेटाफिजिकल का मतलब क्या है, मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड फिजिकल। जो फिजिकल भी क्या है, बियॉन्ड है, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। मतलब जो बिल्कुल जो धरातल से, मतलब जिसको कह सकते हैं वास्तविकता से जो परे है, वास्तविकता से जो परे है वो है मेटाफिजिकल, ठीक है ना। अब ये हम बात करते हैं मेटाफिजिकल टर्म यूज किसने की। तो सबसे पहले सैमुअल जॉनसन coined the term मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। इस तरीके से सबसे पहले यूज किया मेटाफिजिकल। सैमुअल जॉनसन coined the term मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टर्म को जो कॉइन किया वो सबसे पहले किसने किया, मेटाफिजिकल पॉइंट को सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया। मेटाफिजिकल टर्म को कॉइन किया सबसे पहले किसने, सैमुअल जॉनसन ने। लेकिन हम बोलते हैं जॉन ड्राइडन यूज फर्स्टली द टर्म मेटाफिजिकल, और मेटाफिजिकल टर्म का सबसे पहले यूज किया फॉर जॉन डन के लिए। मेटाफिजिकल टर्म का सबसे पहले किसने यूज किया, ड्राइडन यूज फर्स्टली द टर्म मेटाफिजिकल फॉर जॉन डन। लेकिन जॉन डन के लिए सबसे पहले जिस टर्म को यूज किया गया जॉन डन के रेफरेंस में, तो सबसे पहले किसने किया, जॉन ड्राइडन ने। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि मेटाफिजिकल टर्म सबसे पहले कॉइन किसने की, तो सैमुअल जॉनसन, और जॉन डन के लिए किसने की, जॉन ड्राइडन ने। जॉन ड्राइडन ने अपनी वर्क में लिखा भी है, तो क्या लिखा है, जॉन ड्राइडन ने लिखा है, जॉन ड्राइडन ने कहा है, क्या कहा है, जॉन ड्राइडन सेड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि डन मेटाफिजिक्स को क्या करता है, अफेक्ट्स करता है। तो ये लाइन लिखी थी किसने, जॉन ड्राइडन ने। तो सबसे पहले जॉन डन के लिए मेटाफिजिक्स जो वर्ड है, जो टर्म है, उसको यूज किया किसने, जॉन ड्राइडन ने, फॉर जॉन डन। ओके, तो ये तो रही। अब सबसे मेन बात आती है, जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या पाया जाता है मेटाफिजिकल में। तो मेटाफिजिकल जो पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री में सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पर एक्सटेंडेड मेटाफोर का यूज होता है। एक्सटेंडेड मेटाफोर का यूज होता है, और जिसको नॉन एज कंसीट, और जिसको कंसीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
एक्सटेंडेड मेटाफर नोन एज कंसीट, कंसीट के रूप में उसको जाना जाता है। तो एक्सटेंडेड एक, और दूसरी जो इसकी फीचर है पैराडॉक्सिकल इमेजेस। पैराडॉक्सिकल इमेजेस का यूज होता है। जो तीसरी इसमें एब्रप्ट बिगनिंग हमें देखने को मिलती है, और चौथी है फार फैच इमेजेस यहाँ देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमें पॉइंट कैसे फॉलोइंग स्टार में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और पांचवी है सटल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और एक और है, और वो है कॉलिक्वल लैंग्वेज। कॉलिक्वल लैंग्वेज का यहाँ यूज होता है, जो चलन की भाषा होती है वो, उसका यहाँ पर देखने को यूज मिलता है, ठीक है। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज होगा, नोन एज कंसीट, जिसको कंसीट के रूप में जाना जाएगा। पैराडॉक्सिकल इमेजेस का एब्रेट बिगनिंग होगी, फारफेट इमेजेस होंगी, सटल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉलिक्वल लैंग्वेज होगी। तो ये दीज आर सम फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। अब यहीं एक क्वेश्चन है कि मेटाफिजिकल पोएट्स कौन से हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स में सबसे पहले जो मेन पोएट जिसको काउंट किया जाता है उसमें जॉन डन का नेम ही आता है, जॉन डन। उसके बाद में रॉबर्ट हैरिक भी है, जॉर्ज हर्वर्ट, ठीक है ना, जॉर्ज हर्वर्ट भी है, एंड्रयू मार्वेल, थॉमस कॉली, एब्राहम कॉली और क्रैशो, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को, ये दीज आर सम मेटाफिजिकल पोएट्स, ये कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री में अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और मेटाफिजिकल जो पोएट्री की जो फीचर्स हैं उनको आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब हम बातें करते हैं जॉन डन के द्वारा कौन कौन से कुछ वर्क्स लिखे गए। तो जॉन डन ने जो जॉन डन ने सैटायर्स लिखे, ठीक है ना, कुछ लिरिक्स भी लिखे, लव पोएम्स भी रही हैं, एलेजीज, सैटायर्स लिखे हैं, एलेजीज लिखी हैं, एलेगीज, ठीक है, एलेजी लिखी है, और कुछ ये हो गए। और नंबर 3 होली सोनेट्स के लिए जाना जाता है जॉन डन को, जिनको हम डिवाइन पोएम्स भी कहते हैं। और जो होली सोनेट्स लिखी वो काउंट कितनी है, 19 है। इनका पब्लिकेशन जो हुआ, उनका पब्लिश्ड हुआ 1633 में, आफ्टर 2 years ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ के 2 वर्ष बाद होली सोनेट्स आई, ठीक है ना। और भी देखिएगा, ये कुछ सैटायर्स जो लिखे, इसने 5 सैटायर लिखे, ठीक है ना। एलेजीज लिखी और होली सोनेट्स एंड डिवाइन पोएम जो 19 है, होली सोनेट्स मानी जाती है। एक इसका पब्लिकेशन था, इसने 2 एनिवर्सरी लिखी हैं, एक तो लिखी थी 1611 में और एक लिखी थी 1612 में। एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी है इसकी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सोल। ये 2 इन्होंने एनिवर्सरी लिखी है, ठीक है। और लास्ट ये है कि इसने कि इसका
एक कलेक्शन रहा। वे सेटायर्स जो लिखे गए इसके लगभग 1590 लेटर 16 सेंचुरी में ये लिखे, तो 1590 में ये लिखे गए, ठीक है। तो इसके एक है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का पब्लिकेशन भी 1633 में हुआ, और इसमें 55 क्या है सोनेट्स है, ठीक है, जिसमें मेनली द फ्ली, ठीक है, जिसका जो टॉपिक है वो है सेक्स, जो जिसमें दर्शाया गया है, ठीक है। और सनराइजिंग है, सनराइजिंग है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है। आज थोड़ा तबीयत खराब है, जुकाम हुआ है। सबसे पहले जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक तो करो ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं जो ये पार्ट में करा रहा हूँ, ये पूरा फर्स्ट ग्रेड का जो पोएट्री वाला पार्ट है, जिसमें मैं पहले जो ऑन इज ब्लाइंडनेस है मिल्टन की उस पर डिस्कस कर चुका हूँ, और जो क्या कहते हैं डोंट यूनक्स डांस ऑफ द यूनक्स कमलादास की उस पर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी रूम में आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हो। तो फ्ली है, सनराइजिंग है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, कैनोनाइजेशन है, गुडमोरो है, वुमेन्स कंसिस्टेंसी है, वैलेडिक्शन है। तो ये कुछ पोएम्स हैं जो किसमें है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में 1633 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। जो हम पढ़ रहे हैं पोएम कैच ए फॉलिंग स्टार, वो सॉन्ग्स एंड सोनेट में पब्लिश हुई थी 1673 में, ठीक है ना। और लिखा तो लगभग इनको 1590 में लिख दिया था, लेटर 16 सेंचुरी में इनको लिखा, लेकिन पब्लिकेशन हुआ इसकी डेथ के 2 वर्ष बाद, ठीक है। अब इनकी जो थीम है, थीम ऑफ पोएम्स, इनकी जो पोएम्स है, इनकी जो थीम रही है वो थीम है इनकी, एक तो लव मिलता है इनकी पोएम में, रिलीजन के बारे में बातें की गई हैं, रिलीजन के बारे में बातें की गई हैं, सेक्स भी इनकी है जैसे फिली है, और डेथ भी है, डेथ नॉट बी प्राउड। ये एक होली सोनेट जो है, हाँ एक चीज़ को ध्यान रखना, जो होली सोनेट्स है, होली सोनेट जो कितनी है, टोटल कितनी है, 19 होली सोनेट्स है, और 19 होली सोनेट्स में जो 17 नंबर की जो होली सोनेट्स है, 17 होली सोनेट जो है वो किसको डेडिकेटेड है, वो किसको लिखी गई है, इसकी बैक को लिखी गई है, किसको लिखी गई है, बैक, 17 नंबर की इसकी बैक को लिखी गई है, ठीक है ना। तो डेथ नॉट बी प्राउड ये भी होली सोनेट्स में काउंटेड है, ठीक है। तो 17 नंबर की होली सोनेट्स इसकी बैक को लिखी गई है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पर्सनल लाइफ और वर्क्स के बारे में पढ़ा, जॉर्डन के क्या पर्सनल लाइफ रही, कौन कौन से वर्क्स जॉर्डन के द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के टेक्स्ट पर। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार एक लिरिक है, एक सॉन्ग है, और इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, 3 स्टेंजाज में इसको डिवाइड किया गया। ईच स्टेंजा हैज 9 लाइन्स और प्रत्येक स्टेंजा की 9 लाइन्स है, ठीक है। इस पोएम में पोएट ने अपने सिनिकल एटीट्यूड को, एरोटिक स्टाइल का यूज़ किया, बहुत ही उत्तेजक शैली का यूज़ किया, एरोटिक स्टाइल शैली का यूज़ किया है, ठीक है ना। सिनिकल एटीट्यूड पोएट का है वुमेन के प्रति, ठीक है। वुमेन की इनकंसिस्टेंसी को यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ कुछ इम्पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ किया है, 7 इम्पॉसिबिलिटीज़ इस पोएम में हमको देखने को मिलेंगे इन द फर्स्ट स्टेंजा, ओके। बहुत सारे मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर, कंसीट का यूज़ किया है इस पोएम में, मेटाफर का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जॉर्डन की जो पोएम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिए, आगे वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है। और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ के अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आई हो या कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका मैं आपको उचित जवाब दूंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और लास्ट में फिर सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।